नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप तक हम पहुंचे थे। तो देखिए हमने कहाँ तक पढ़ा। यहाँ तक कि भाई जो जगमाल है वो नाराज होकर अकबर के पास चला गया। ये वाला पेज था, हमने शुरू किया ही था कि भाई इसको एक बार फिर से पढ़ लें। महाराणा प्रताप है, उनके जो शासनकाल है वो है 1572 से 97 तक। जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को नैनसिरी ख्यात में। जन्म स्थान है वो बादल महल कुंभलगढ़। पिता है उदय सिंह सेकंड, माता जयवंताबाई, नाना थे अखेरा सोनगरा पालीवाले। राज्याभिषेक समारोह हुआ कुंभलगढ़ में और राज्याभिषेक किया था गोगुंदा में। वहीं पर वो उनके जो पिताजी थे उनकी वो दाह संस्कार के बाद वहीं गोगुंदा में ही कर दिया, लेकिन राज्याभिषेक समारोह कहाँ रखा? कुंभलगढ़ में। और पत्नी थी अजमदेव पंवार। प्रताप के तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। और ये राजमहलों की क्रांति है। उदय सिंह द्वारा अपनी जैसलमेर की रानी भटियाणी, जिसका नाम था धीरबाई, के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, जबकि हकीकत में हकदार कौन था? प्रताप था। उसके बाद सरदारों द्वारा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया और जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला गया। यहां तक हमने पढ़ लिया। इसके आगे की स्टोरी देखिए। ये राजस्थान का हम बना देते हैं मैप। अब देखो ये मेवाड़ है। मेवाड़ में चूंकि तीसरा साका हो चुका है और मेवाड़ है वो पूरा का पूरा मेवाड़ है वो अभी राणा के अंडर में नहीं है। राणा अभी कहाँ रह रहे हैं? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ पर अभी राज्याभिषेक करके किसको बना दिया राजा यहाँ का? प्रताप को, राणा प्रताप को। इनका शासनकाल 1572 से 97 ये चीज हो गई। अब देखो मेवाड़ अभी पूरी तरह जो राणा प्रताप है उनके अंडर में नहीं है, क्योंकि तीसरा साका होने के बाद में थोड़ा इसका हिस्सा था वो किसके हक में चला गया था? अकबर के पास में। ठीक है। अब इतना बड़ा भयंकर युद्ध वगैरह हुआ, जगमाल चला गया। अब ये जगमाल है वो इनके पास में, अकबर के पास में। तो जब जगमाल अकबर के पास में जाता है और सारी बात बताता है तो जगमाल को अकबर क्या देता है? 2 जागीरें देता है। एक तो जहाजपुर व आंधी की। ठीक है। और इसमें एक बात और आती है कि जो ये प्रताप है इसके बचपन का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। तो प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। ये इनके बचपन का नाम था। ठीक है। अब हुआ क्या था कि भाई अकबर ने देखा कि हमने इतना कत्लेआम करवाया। कत्लेआम करवाने के बाद में जो बची खुची फिर भी कोई जनता रह जाती है तो उसके मन में हमारे प्रति द्वेष की भावना रहती है आने वाली पीढ़ी में, और हम फिर अच्छे से इतना शासन नहीं कर पाते हैं। तो इसने कहा अब हम नीति चेंज करते हैं। हम नीति क्या चेंज करें कि भाई हम जहां जाएं पहले उसको मारते हैं, पीटते हैं, फिर अपने अंडर में रखते हैं तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता, फिर अपना अधीनता स्वीकार कर लेगा। फिर हम कोई कार्य करवाएंगे तो भी उसके प्रति द्वेष की भावना तो रहेगी ना, हमारे प्रति द्वेष की भावना रहेगी उसके मन में। तो हम ऐसा करते हैं, सभी को क्या लिखें? खत लिखें कि भाई आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए और अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहिए। ठीक है। तो ये सीधी शर्त रखते हैं कि या तो अपना एक बेटा हमारे दरबार में भेज दो, आप अपना शासन चलाते रहो और निश्चित टैक्स भेजते रहो, बस बात खत्म। और यदि ये चीज स्वीकार नहीं करते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। तो बताते हैं अधिकांश जो राजपुताने के शासक थे ना, उन्होंने अकबर की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। एक तो ये मारवाड़ वाला रावचंद्र सेन था और एक थे अपने ये महाराणा प्रताप। इन्होंने इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ये बात आती है। और राजपुताने का पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तो वो था भारमल। भारमल का आगे बेटा आएगा भगवंत दास। ठीक है, आगे नाम सुनने को मिलेगा। भगवंत दास मनाने आएगा प्रताप को कि भाई आप भी अधीनता स्वीकार कर लो। और भगवंत दास का बेटा था आगे मान सिंह। ठीक है, तो ये चीज आती है। अब देखो आगे क्या होता है। आगे होता ये है कि अब कुंभलगढ़ पर बैठा है राणा प्रताप। जनता में गहरी आस्था किसके प्रति है? राणा प्रताप के प्रति। और अब अकबर को सूचना मिलती है कि ये राणा प्रताप यहाँ कुंभलगढ़ में बैठा बैठा अपने इधर ये जो चित्तौड़ का है हिस्सा, इस साइड भी क्या कर रहा है? उसको हैंडल करना शुरू कर दिया। जब ये बात पता चलती है तो अब क्या करेगा? उस समय इधर गुजरात साइड अभियान वगैरह चल रहे थे अकबर के, वो जीत रहा था आगे से आगे, वो महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का था और मान सिंह उसकी सेना का वो नेतृत्व वगैरह कर रहा है। तब बताते हैं कि मान सिंह इधर डूंगरपुर आया। ठीक है, और डूंगरपुर को यहाँ पर विजय हासिल की और उसके बाद कुछ सैनिक लेकर मान इसके पास आ जाता है, राणा प्रताप के पास।
और राणा प्रताप को वो ऑफर वगैरह रखता है। ठीक है, राणा प्रताप को ऑफर रखेगा कि आप भी क्या कीजिए, इनकी जो अधीनता स्वीकार कर लीजिए और यहीं पर क्या करो, आप इनकी सेवा चाकरी करते रहो, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो। इस बात का प्रस्ताव लेकर जो मान सिंह है वो अकबर की तरफ से दूत बनकर किसके पास आता है, राणा प्रताप के पास। अब देखिए क्या घटना होगी। अब मान सिंह वगैरह को ये भेज रहा है, इसका कारण क्या है वो मैं अभी सारा आपको डिटेल से बताऊं स्टोरी के रूप में। ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, आप तो बस कहानी को सुनिए। अब हुआ क्या था, देखो अकबर ने ऐसे ही हल्दीघाटी का युद्ध नहीं हुआ, सीधा ही उसने आक्रमण नहीं किया, उसने बहुत सोचा समझा, बहुत दूरदर्शी आदमी था, मतलब दूरदर्शी सोच का प्राणी था अकबर। उसने पहले 4 दूत भेजे, अपने 4 दूत भेजे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 दूत, चारों के चारों दूत किसके पास भेजे, महाराणा प्रताप के पास, कि भाई आप उनको मना लो, जैसे तैसे अधीनता स्वीकार करवा लो। तो सबसे पहले वो भेजता है जलाल खां कोरनी, जलाल खां कोरची। इसको कब भेजता है, अब देखो 1572 से 97। ठीक है, ये तो क्या है, महाराणा प्रताप का जो शासनकाल का टाइमिंग पीरियड है। और इनका राज्याभिषेक कब हो गया, 28 फरवरी 1572 को। तो 1572 को ही नवंबर के महीने, फरवरी में तो उनका हो गया राज्याभिषेक, और नवंबर में भेजता है जलाल खां कोरची को अपना दूत बनाकर कि जाओ और जाके बोलो। अभी वो स्टोरी भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। अभी मैंने बताया ना कि वो डूंगरपुर को विजिट करके और कुछ सैनिकों के साथ इधर आ जाता है, फिर महाराणा प्रताप से बात करता है संधि के लिए मान सिंह। तो ये मान सिंह इसके बाद में आएगा दूसरे नंबर पर, तो वो मैं आगे स्टोरी आपको पूरी बता दूंगा, आपके सेट हो जाएगी बढ़िया से। आप सुनो, देखो जलाल खां कोरची है, जलाल खां कोरची को सबसे पहले भेजा। बताते हैं कि यह जलाल खां कोरची है, वो बात करने में बड़ा ही एक्सपर्ट था। एक तरीके से आप ये मान लो कि छोटा मोटा साइकोलॉजिस्ट था, समझ लेता था कि अगला क्या चाह रहा है, उसको मतलब पूरी तरीके से भांप लेता था। इतना खतरनाक आदमी था। बताते हैं कि ये इतना मोटिवेट करता था कि आदमी को मरने के लिए भी तैयार कर दे कि हाँ मर के देखें तो सही। इतना मतलब बताते हैं इतिहासकार इसके बारे में बड़ा छटा कर। तो ये आया और आके राणा प्रताप को बोला कि हम अकबर के हैं, दूत हैं, आपके पास आए हैं। कि हाँ आए हो तो बढ़िया है, बोलो कि आप अधीनता स्वीकार कर लो। और ये वो और घंटे भर बात की। महाराणा प्रताप ने कहा कि देख भाई ये चिकनी चुपड़ी बातें मत कर, अब करना है तो हमें ना सीधा युद्ध ही करते हैं, ये अधीनता और वो हमारे खून में ही नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, भागो। तो जलाल खां कोरची को भगा दिया। ये आया भाई वापस अकबर के पास कि हुकुम यार, उन्होंने भगा दिया हमको, बोल रहे हैं कि हमारे अधीनता स्वीकार ही नहीं कर रहे, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें की, खूब लालच दिया, मान ही नहीं रहे कि अच्छा हो सकता है तुम ये मुगल वगैरह हो, मुगलों से बिलोंग करते हो इसलिए नहीं माने होंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि हिंदू को भेजते हैं। तो बोले किसको भेजें, कि हमारे पास कौन है, कि देखो हमारे पास तो सब कुछ है, बारमल दीन है, उसका बेटा भगवंत दास है, भगवंत दास का बेटा मान सिंह है। तो बोले मान सिंह इंटेलिजेंट प्राणी है, मान सिंह को भेजो। तब पहले भेजा मान सिंह को। ठीक है, बोले कि हिंदू है और इसकी दूरदर्शी सोच कि एक तो हिंदू को हिंदू से लड़वा दे। ठीक है, दूसरी बात, पहले मान सिंह गया और महाराणा प्रताप मान गया तो भी हमारे अच्छा है, हमारा काम हो जाएगा। यदि नहीं माना तो मान सिंह को लगेगी ठेस कि मैं यार मेरी बात मानी नहीं, तो इनके बीच में हो जाएगी दुश्मनी, तो भी अच्छा है। तो ऐसा सोच के मान सिंह को भेजता है सेकंड बार, कौन, अकबर। अब मान सिंह कब आता है, मान सिंह काफी समय बाद आया, ये आया जून 1573 में, जून 1573 में। ठीक है, अब ये घटना होती है, इधर अकबर को और पता चलता है, पहले तो ये भेज दिया और फिर अकबर एक बार की रुक गया कि भाई उसको बाद में देखेंगे, पहले गुजरात वगैरह जीत लेते हैं। तो ये नवंबर से जून के बीच में ये गैप इसीलिए, तो इसकी बात नहीं मानी, बोले कि बाद में मनाएंगे, अभी थोड़ा इधर गुजरात वालों को मार पीट के भगाते हैं, उधर सीधा करके आते हैं, अपना राज्य विस्तार करते हैं। तो इधर ये जब चल रहा था तब इनको पता चला कि ये महाराणा प्रताप तो अपना हैंडल करने लगा पूरा ही मेवाड़, और पूरा मेवाड़ उनका थोड़ी है, अपना है। उधर शाखा वगैरह हुआ तब इनका हो गया ये तो फिर बोलते हैं कि अच्छा मान सिंह को बोलो, मान सिंह उधर गुजरात साइड अभियान पर है। बोले तो मान सिंह ने कहा मेरा उधर ठीक है, इधर जाता हूँ, डूंगरपुर पर किया आक्रमण, इसको विजय हासिल की, कुछ सेना यहाँ पर छोड़ी और थोड़े सैनिक लेके निकल गया इधर महाराणा प्रताप की तरफ। ठीक है, मेवाड़ साइड। अकबर ने भेज दिया भाई मैसेज कि देखो उधर आपके वो महाराणा प्रताप है, वो अपने एरिया में कर रहा है, रंग में भंग डाल रहा है, तो आप जाइए उधर अपने गुजरात साइड वो अभियान वगैरह खत्म करके सीधा इधर से निकलना, वापस आना आते वक्त।
तो भाई गया मान सिंह आया कुछ सैनिकों को लेकर डूंगरपुर को, जीता हुआ जोश में बहुत ही ज़्यादा कि अभी मनाता हूँ, क्या नहीं मानता है। आया इधर ये मेवाड़ मान लो, मेवाड़ आया राणा प्रताप के पास। राणा प्रताप ने आया तो स्वागत सत्कार किया भाई, पहले सोचा अतिथि है, आया बैठा, बैठ कर बात रखी कि भाई आप अधीनता स्वीकार कर लो। कि बोले महाराणा प्रताप बोले कि सगड़ा थांग जी से थोड़ी हुए है कि नहीं, आपने स्वीकार कर ली तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी स्वीकार कर ले। और ये और बातें करता है, ये प्रस्ताव वो प्रस्ताव देखो, और मुझे फर्जंद की उपाधि दे दी। फर्जंद मतलब ये फर्जंद की उपाधि दी थी इसको मान सिंह को, फर्जंद मतलब बेटा, ठीक है। और वो 7,000 मनसब की उपाधि भी इसको दी थी, मतलब 7,000 मनसब का ओहदा दिया हुआ था मान सिंह को। मान सिंह की बहुत कदर थी अकबर के दरबार में कि ये हेर वो हेर। तो महाराणा प्रताप ने कहा भाई देख तू ही रख। कि बोले कि वरना अकबर आक्रमण करेगा। कि करने तो दे आक्रमण, बाद में मैं बताऊंगा। कि बोले कि मैं आऊंगा उधर से, क्या आ जाना, तुम भी देख लेना। बोलते ही मान सिंह और इनके बीच में काफ़ी बात हुई, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने। फिर अतिथि था तो आए हुए को वहाँ पे भोजन परोसा गया कि भाई दोनों अतिथि साथ में ही खा लें। तो बोले मान सिंह ने बोला कि बैठो हुकुम, आप भी बैठो, खाना खाते हैं। तो ये महाराणा प्रताप ने कहा आप खाओ। कि नहीं हम साथ में ही खाएंगे, भाई मैं इतना बड़ा हूँ, अकबर के दरबार में मेरा इतना ओहदा है और आप मेरे साथ खाने में गुरेज कर रहे हो, मतलब मना कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप अपने स्वाभिमान में ठेस समझते हो मुझे, इतना मैं कोई गिरा हुआ आदमी थोड़ी हूँ। बोले कि तुम गिरे हुए ही हो यार, तुम मुगलों के साथ मिल गए तो अभी क्या, मुगलों के साथ तुम्हारा उठ बैठ है, ये हमारे धर्म वगैरह के खिलाफ है कि हम तुम्हारे साथ खाना खाएं, ये वगैरह सुना दिए महाराणा प्रताप ने इनको। तो बोलते हैं मान सिंह ने इनको बोला कि हम आपको देख लेंगे, ये बोल के यहाँ से निकल गया, ठीक है, कि भाई कभी युद्ध होगा तो देख लेंगे। तो फिर बताते हैं इतिहासकार कि महाराणा प्रताप ने पीछे से इसके पास वापस मैसेज भेजा कि भाई जब ये कह के गया ना कि हम आपको देख लेंगे और हम आ रहे हैं स्वागत के लिए तैयार है ना, तुम देखना हमारा हमला है, इसका कहने का सांकेतिक अर्थ यह था कि हमारे हमले के लिए तैयार रहना। तो वापस महाराणा प्रताप ने मैसेज भेजा इसको कि यदि तू अपनी सेना लेकर आएगा तो मैं तेरा स्वागत मालपुरा में ही कर दूंगा, वहीं मेवाड़ पहुंचने ही नहीं दूंगा, ठीक है, इधर पूरा मेरे तक नहीं पहुंचने दूंगा, मालपुरा में तेरा स्वागत कर दूंगा। और यदि तू अपनी फूफा की सेना के साथ आया, फूफा की सेना मतलब फूफा कौन था, अकबर, तो यदि तू अकबर, क्योंकि देखो ये बारमल है, बारमल की बेटी थी, उसकी शादी किसके साथ की हुई थी, अकबर के साथ। और ये भगवंत दास और ये अकबर की जो बारमल की जो बेटी थी, ये दोनों क्या थे, भाई बहन थे। तो मान सिंह की ये बुआ हो गई ना, तो अकबर क्या हो गया, फूफा। तो बोले कि यदि तू तेरी फूफा की सेना के साथ आएगा तो जहां दिखेगा वहीं तेरा क्या कर दूंगा, मैं स्वागत कर दूंगा, तू आना तो सही। तो ये बात बोल दी, वापस मैसेज पहुंचा दिया। तो अब देखो मान सिंह और उनके बीच में तकरार हो गई, और इसी चीज का फायदा उठाएगा आगे आप देखना। जब हल्दी घाटी का युद्ध होगा तो हल्दी घाटी के युद्ध में नेतृत्व किसको सौंपा, मान सिंह को। और बताते हैं कि मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध में पहली बार ही सेनापति के तौर पर लड़ा था। पहले भी वो जाता था अभियान वगैरह लेके, दिशा निर्देशन करता था, लेकिन इस बार पूरा वो सेनापति इसी को ही बनाया था, मतलब कि सबसे आगे हेड है वो तू ही है, तुझे ही लड़ना है। क्यों, क्योंकि पता था अकबर को कि भाई इसके मन में भी कुछ किया है, ये दुश्मनी तो हो ही गई, इसका इतना अपमान किया वगैरह वगैरह। अपमान तो क्या कहा, क्या किया उन्होंने, तो सही सही बात कही, लेकिन हो गया अपमान इसकी नज़र में। तो अब देखो क्या हुआ, वापस गए मान सिंह, बोले अकबर की क्या हुआ, कि कुछ नहीं, क्या बताएं फूफा जी, वो तो मान ही नहीं रहा। कि मान ही नहीं रहा, अच्छा तेरे से नहीं मानेगा, तेरे भाई बाप को भेजेंगे अब, है ना मान सिंह, बेटे से कारी नहीं लगने वाली यहाँ पे। तो फिर भेजा भगवंत दास को, भगवंत दास अब मान सिंह का ये पिता है। अब भगवंत दास को भेजा कि भाई अब देखो, अब तुम्हारे बेटे से तो कुछ हुआ नहीं, अब तुम जाओ देखें कुछ हो जाए तो। फिर भगवंत दास गया अक्टूबर 1573 ईस्वी में, और उसके बाद में गया टोडरमल गया था दिसंबर 1573 में। लेकिन इन्होंने महाराणा पर ये 4 अभियान गए, लेकिन चारों दूत गए, लेकिन किसी की भी बात नहीं मानी, किसने, महाराणा प्रताप ने। अब किसी की बात नहीं मानी, और साथ ही साथ एक प्रतिज्ञा की हुई थी महाराणा प्रताप की कि जब तक मैं चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक न तो मैं थाली में रोटी खाऊंगा और नहीं मैं बिस्तर पर सोऊंगा। अब ये इतना नहीं माना तो फाइनली क्या होगा, क्या होना तय है, युद्ध होना अब तय है। अब देखो अब होगा इनके बीच में युद्ध, तो आओ युद्ध करवाते हैं, आ जाओ आप भी युद्ध करवा दे।
ठीक है, संभल के बैठना, कहीं किसी की चोट लग गई तो गारंटी नहीं है अपनी, है ना। अब देखो, अब होगा युद्ध। अब युद्ध कहाँ होगा, कैसे होगा, उसके लिए एक बना दे मैप, और अगले पेज पर बना देंगे मैदान युद्ध का। ये लो जी, ये लो, ये हो गया यहाँ पर मेवाड़। इधर आप अपन थोड़ा सा यहाँ पर मान लो अजमेर, ठीक है। अब हुआ क्या था, ये अजमेर था ना, ये मुगलों के अंडर में था, वो इसको एज चौकी काम में लेते थे। ये अजमेर है वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, सामरिक बोले तो सैन्य दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि अजमेर में बैठकर आप पूरे राजपूताने को हैंडल कर सकते हो। पूरे राजस्थान का हृदय है, बीचों बीच है, चारों ओर से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां बैठकर चारों ओर हैंडल कर सकते हैं। आगे देखना, जब अंग्रेज आएंगे तब भी उनके एजीजी वगैरह कहां पर बैठेंगे, अजमेर बैठेंगे, है कि नहीं। तो ये महत्वपूर्ण था। अब देखो हुआ क्या, ये अजमेर में सारी सेना, लाव लश्कर, तीर कमान, भाले सब इनके पास। ये यहां से सेना करते हैं रवाना, किसके नेतृत्व में, मान सिंह के नेतृत्व में। 3 अप्रैल 1576, 3 अप्रैल 1576 को सेना की रवाना, ठीक है। और सेना को लाकर पहला पड़ाव इसने कहां पर डाला था, मांडलगढ़ में। मान सिंह आगे रुक गया मांडलगढ़, ठीक है। और मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा। उसके बाद में दूसरा पड़ाव इन्होंने डाला था मोलेला में। मोलेला कहां पर है, मोलेला, ये मोलेला राजसमंद में, ठीक है। अब देखना, एक काम की बात, समझने वाली बात क्या है, आराम से समझो, देखो सब कुछ समझ में आएगा। मजे की बात यह है कि ये निकला कब, 3 अप्रैल 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 18/21 जून 1576 को। अब देखो ये दोनों डेट एग्जाम में साथ कभी नहीं देगा कि कब हुआ, 18 को हुआ कि 21 को। अब देखो गोपीनाथ शर्मा वगैरह वो लिखते हैं, वो 18 जून बता रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक में आपको 21 जून भी लिखा हुआ मिलेगा। अलग अलग प्रमाणिक पुस्तक हैं, उनमें किसी में 18 है, किसी में 21 है। तो इसलिए ये मैं बता रहा हूं 18-21 जून। अब दोनों साथ में देगा नहीं, एक देगा तो उसको राइट करना है ही। अब देखो इतना टाइम क्यों लगा भाई, अप्रैल से मई और मई से जून, ये टाइम क्यों लगा। अब देखो अकबर बहुत ही दूरदर्शी सोच का प्राणी है। वो हमेशा ये सोचता कि आगे इसका क्या परिणाम हो सकता है, ये वो युद्ध करने को कतई राजी नहीं है। वो ये चाहता है कि जैसे तैसे महाराणा प्रताप बस मान जाए, युद्ध में कोई फायदा नहीं। ये अकबर की सोच है। तो अकबर ने क्या किया, पहले चला दी सेना 18 जून, ये 3 अप्रैल 1576 को चला के मांडलगढ़ भीलवाड़ा रोक दी। अब रोकी क्यों, कि ताकि महाराणा प्रताप तक ये मैसेज जाए कि देख तूने ये 4 दूत भेजे, इनकी बात नहीं मानी, इतने प्रस्ताव और भी खूब रखे, उनकी तुम बात नहीं मान रहे हो, तो वो देखो वो सच में सेना लेके आ गया है, वो सच में युद्ध कर देगा, सच में दावा बोल देगा अपने ऊपर। तो इससे क्या पता, ये आती हुई सेना देखकर महाराणा प्रताप को जब ये लगे कि ये कन्फर्म युद्ध ही होगा, तो क्या पता अब मान जाए, क्या पता अब मान जाए। बोले मान सिंह बोले कि हमला कर दूं, कह रहे मत कर, बैठा रहे, देख क्या पता अब सेना जा रही है उनके पास में, तो क्या पता अब मान जाए। फिर ये आ गया मोलेला राजसमंद, यहां आ गया कि बोले क्या पता अब मान जाए कि सेना आई गई। अब भाई प्रताप कहाँ मानने वाले, इनके तो खून में ही उबाल। इनकी माता भी पता है आपको, इतिहासकार बताते हैं कि भैंसे से लड़ जाती थी प्रताप की, तो उनके जो बेटे हैं वो कैसे मान जाए ऐसे बिना युद्ध के। तो अब क्या हुआ, जैसे ही इनको पता चला प्रताप को, प्रताप कुंभलगढ़ से रवाना हुए और कहाँ आ गए, गोगुंदा। तो पहला पड़ाव है वो था गोगुंदा में, किसका, राणा प्रताप का। और जो दूसरा पड़ाव था महाराणा प्रताप का, वो था लोसिल गांव। कहीं कहीं आपको लोहे सिंह गांव भी लिखा हुआ मिल सकता है। इस गांव में दूसरा पड़ाव किसका था, राणा प्रताप का। अब होगा हल्दी घाटी का युद्ध। अब हल्दी घाटी कहाँ है मैं बता दूं आपको, गोगुंदा और खमनोर के बीच में तंग जगह है। तंग मतलब संकरी पतली जगह है, गोगुंदा और खमनोर के बीच में, इसे हल्दी घाटी बोलते हैं। इस घाटी को हल्दी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जगह है वो मिट्टी है, वो क्या है, हल्दी जैसे, हल्दी के कलर की, पीली पीली, ठीक है, हल्दी कलर में है। अब पूरी तो नहीं है, यानी आप यदि वर्तमान स्थिति में जाके देखो तो कहीं कहीं मिलेगी इतनी हल्दी जितनी, कहीं कम, ऐसे कुल मिलाकर ये येलो दिखाई देती है हल्दी जैसी, इसलिए इसको बोलते हैं हल्दी घाटी। तो ये चीजें अब बताते हैं कि इतिहास जो जगह भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये इस प्रकार थी जगह कि मतलब यहाँ तो संकरी जगह
और इधर थोड़ा सा मतलब खुला स्थान, पीछे और खुला स्थान। तो बताते हैं कि ये युद्ध था वो आधा युद्ध तो संकरी जगह पर हुआ, और आधे युद्ध में बताते हैं कि ये संकरी जगह से कब सेना निकलकर खुली जगह में आ गई, पता ही नहीं चला लड़ते लड़ते। तो आधा खुली जगह में हुआ और आधा है वो संकरी जगह पर ये युद्ध हुआ। और बताते हैं कि सुबह युद्ध शुरू हुआ और दोपहर को ये युद्ध क्या हो गया, खत्म हो गया। ये चीज इतिहासकार बताते हैं। अब देखो सेना आ गई है, कहाँ आई, पहला पड़ाव दूसरा पड़ाव सब समझ लिया, इधर मान सिंह है इधर कौन है। अब हम युद्ध का मैदान बनाते हैं बढ़िया, गोगुंदा और खमनोर के बीच, और भयंकर कराते हैं युद्ध। सब दिल थाम के बैठ जाना, युद्ध करवाता हूं मैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखो यहां पर होगा युद्ध। युद्ध के लिए मैं पहले आपको यह भी बता दूं कि किस साइड कौन है, ठीक है। इधर है प्रताप, प्रताप की साइड से कौन है, और इधर है मानसिंह वर्सेज, ये जैसे क्रिकेट का आता है ना, इंडिया वर्सेज ये न्यूजीलैंड, कौन कौन प्लेयर, प्रताप और मानसिंह। प्रताप की साइड से बताते हैं कि हकीम खां सूरी था, मैदान आगे बनाऊंगा। अभी देखो भाई साहब आप, ये हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी था महाराणा प्रताप का सेनापति। और कौन था, राम सिंह तंवर था ग्वालियर वाला, पुंजा राणा भील वो भी था इनके इधर, और जाला मन्ना, जाला मान उसका नाम था जाला मान, और एक था जाला बीदा जिसने महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया था। ये सब आपको अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा, है ना। आप ये मत सोचना कि अभी देखो यहाँ ढंग से नहीं लिखा, हम कहाँ से लिखें, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। मैं बस स्टोरी सुना रहा हूँ, सोच रहा हूँ आपका टाइम खराब ना हो इसलिए बोल रहा हूँ, सिर्फ पूरा पूरा लिख नहीं रहा। अब देखो और कौन कौन थे, मान सोनगरा और एक भान सोनगरा, रावत कृष्णदास चुंडावत जिन्होंने इनके वो तलवार बांधी थी वो भी चुंडावत जी साथ में, भामासा जो आगे इनकी हेल्प करेंगे धन वगैरह की दृष्टि से, तो वो भी साथ में है, युद्ध भी करेंगे, धन ही नहीं तन मन धन सबसे साथ। और एक था ताराचंद ओसवाल, और भी कई हैं लेकिन मेन बता दूं, वैसे तो पूरी सेना थी। और देखो इधर मान सिंह की साइड से कौन कौन है, मान सिंह है वो खुद स्वयं प्रधान सेनापति है यहाँ पर, प्रधान सेनापति। और दूसरा सेनापति किसको बनाया, आसफ खां को। अल बदायूनी इसके साथ एक इतिहासकार भी था, वो सीधा क्या है, अब अल बदायूनी का क्या काम है, ये अल बदायूनी का एक ग्रंथ है उसका नाम है मुंतख्व, मुंतख्व उत उत और कई जगह उल लिखा हुआ होता है, उत त्वारीख, ये इसके ग्रंथ का नाम है। अब अल बदायूनी इतिहासकार है, इसका क्या काम है, देखो बढ़िया एक हाथी पर बैठा हुआ है, हाथ में बढ़िया एक क्लासमेट का रजिस्टर है, बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहा है, थोड़ा तीर भी रखा हुआ है, इधर उधर 2-4 तीर मार दिए और वापस आकर फिर से नोट्स बनाना शुरू कर दिया। मतलब हाथी पर बैठे बैठे रजिस्टर रखा, तीर उठाया, तीर चलाया, वापस रजिस्टर में नोट्स, इधर उधर आंखों देखा हाल लिख रहा है कौन, अल बदायूनी। अब बताते हैं कि अल बदायूनी इसमें कई बातें लिखता है, इसमें लिखता है कि मतलब इतना युद्ध, ये युद्ध भयंकर था कि जिस तरफ देखो कि भाई खून ही खून बिखरा हुआ पड़ा था यहाँ पे, इतना मतलब जो रक्त तलाई बन गई यहाँ पर, और इतना खून बहा, ये मतलब बड़ा चढ़ाकर बहुत वर्णन करता है इसके अंदर। ये बोलता है कि अब मैंने जब देखा इधर उधर की, बोले कि क्या करूं, कहाँ तीर चलाऊं, सैनिक नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ अपने कहाँ उनके, सब मिक्स हो गए, इतना मतलब भयंकर युद्ध, पूरा जैसे ये कीड़ियां होती है ना वैसे हो गया युद्ध में। तो बोले कि मैंने सोचा कि चलो तीर चलाओ, कोई मरे वही ठीक है कि नहीं, क्यों, क्योंकि यदि मानसिंह की सेना में ज्यादातर क्या थे, राजपूत थे, और उधर प्रताप की सेना में भी क्या है, ज्यादातर मोस्टली राजपूत है। बोले कि काफिर दिखाई दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई चलो जिस तरह भी चलाओ तीर चलाओ, उधर मरे तो भी ठीक है, इधर मरे तो भी ठीक है, कोई हिंदू तो मर ही रहा है। तो ऐसा कुछ बोल के ये बोलता है इसमें, और बोले कि मैं तो बस तीर चला रहा था, 4-5 तीर चलाए और वापस क्या बनाने लग गया, नोट्स बनाने लग गया। और कौन था इसके साथ में, एक माधो सिंह था भानगढ़ वाला। भानगढ़ के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, भानगढ़ बताते हैं ना वो भूतिया जगह, बस वही वहां का माधो सिंह। लूणकरण ये सांबर वाला, ये भी इस साइड ही था। जगन्नाथ कछावा वो भी था, जगन्नाथ कछावा ये मान सिंह कछावा का बोलते हैं, चाचा वगैरह था, ठीक है, रिलेशन में। और कौन था, हाजी मीर बख्शी खान थे, और मैत्र खान भी था, मैत्र खान वो लास्ट में अफवाह उड़ाएगा, ये मैत्र खान अफवाह उड़ाने वाला, ये भी यहीं पर था। क्या अफवाह उड़ाएगा, अभी मैं युद्ध होने तो अभी बताता हूँ, अभी तलवारों की वो आपने टकराट वगैरह कहाँ सुनी है, अभी सुनाऊंगा आपको, ठीक है। तो वहां पर ये अफवाह उड़ाएगा। तो ये तो है इनका कि इनके साइड कौन है मेन और इसके साइड मेन कौन है। अब देखो हम दोनों सेनाओं को लेते हैं, ठीक है, ये दोनों सेनाएं।
इधर पार्ट बना दूं। इधर देखो क्या हुआ, प्रताप सबसे बीच में, ठीक है। अब ये युद्ध का मैदान है भाई साहब, सीधी सी बात है, ठीक है। ये युद्ध का मैदान है। अब बस शांति से युद्ध देखो बढ़िया तरीके से। और कैसा लग रहा है आपको वीडियो देखते देखते, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पहले, ठीक है। इधर ये प्रताप बीचों बीच और इधर मानसिंह बीचों बीच, ठीक है। अब देखो जो आगे का भाग होता था ना सेना का, वो क्या कहलाता था, हरावल। क्या कहलाता था, हरावल भाग, जिसको आगे का भाग बोलते। तो इनके भी ये हरावल। और जो पीछे का भाग होता था उसको बोलते थे चंदावल। क्या बोलते थे, चंदावल। ये आपको नोट्स में सब बनाया हुआ मिलेगा, पूरी डिजाइन एकदम शानदार, आप तो बस समझो। इसके भी ये पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा, चंदावल। और केंद्र में कौन है, यहां पर केंद्र में है प्रताप, ठीक है। अब देखो इनका ये जो दाहिना भाग था, दाहिना भाग सेना का, यहां पर कौन हैंडल कर रहा था, सैयद अहमद, सैयद अहमद। और इस साइड जो ये क्या है, इनका दाहिना भाग है, ठीक है। और ये इनका बायां भाग है। ये सेना की दृष्टि से है, समझ गए ना, सेना के हिसाब से। अब आप ऐसे तो देखना, अभी मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा, देखो जैसे मैं लिखता हूं, और आपके कंफ्यूजन पहले ही क्रिएट करता हूं, देखो। और उसके बाद मैं मिटाऊंगा भी उस कंफ्यूजन को, ऐसा नहीं क्रिएट करके छोड़ दिया। ये दाहिना भाग है भाई। अब मुझे ये बताओ कि इनका ये दाहिना है तो इनका ये दाहिना क्यों हुआ। तो ये कारण है कि जैसे देखो आपका मुंह उत्तर दिशा में है, तो आपका ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। अब जैसे ही आपका मुंह ऐसे हो गया, ठीक है, इसको घुमा के ही देख लो ना, आप ऐसे सोचो कि ये घूम रहा है इस साइड, तो ये घुमा इस साइड, तो ये लेफ्ट ये राइट। अब ये पूर्व दिशा में मुंह है, तो अब आपका लेफ्ट बायां कौन सा हो गया, ये ऊपर वाला, और ये दायां कौन सा हो गया, ये नीचे वाला। अब फिर घुमाओ इसको, पूरा नीचे की तरफ करो तीर को, ऐसा और घुमाओ, तब देखो ये लेफ्ट और ये राइट। अब ये बायां और ये दायां, फिर इसको और घुमाओ ऐसे, तो ये ऐसे कर दिया। अब ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट, सॉरी देखो ये यहां आ गया, ये राइट आगे चलेगा ना, तो ये राइट और ये क्या हो गया, लेफ्ट। और ये यहां पर किया तो फिर ये राइट और ये फिर क्या हो गया, लेफ्ट। ऐसे घुमा के देख लो। सबसे पहले सीधा लेफ्ट राइट देखने का तरीका है, उत्तर में मुंह करो और इस तरफ लिखो राइट लेफ्ट और इस साइड लिखो राइट। अब इसको तीर को यहां से पकड़कर घुमाते जाओ, ये राइट हमेशा आगे रहेगा, लेफ्ट हमेशा पीछे रहेगा। और हर किसी की दिशा देख लो, जैसे प्रताप का देखना कि कौन लेफ्ट है और कौन राइट है। तो एक बार मैं इसको रब करूं और आपको अच्छे से बताऊं। जैसे ये हरावल एक बार वापस लिख दूं मैं, आराम से ना, आराम से समझो आप, ये हरावल। अब देखो जैसे मान इसका देखना है प्रताप का, तो ये लेफ्ट और ये राइट, इसको पकड़ कर घुमाओ और जिस तरफ महाराणा प्रताप का मुंह है उस तरफ करो। तो महाराणा प्रताप का मुंह इस तरफ है सेना का, तो ये ऊपर वाला लेफ्ट, क्योंकि ये घुमाएगा तो लेफ्ट ऊपर रहेगा, ये राइट नीचे। तो राइट का मतलब दायां, देख लो दाहिना किधर आ गया, हो गया क्लियर। तो ये चीज है। अब देखो आगे, अब देखना है आपकी स्थिति देखनी है आपको, किसकी, मानसिंह की, कि इसका कौन सा लेफ्ट है राइट है। तो इसको पकड़ के घुमाओ, यहां घुमाया वापस यहां आए, तो लेफ्ट इस साइड और राइट, ये राइट इस साइड और लेफ्ट नीचे की साइड। क्यों, क्योंकि जब देखो ये राइट है वो हमेशा आगे ही चलेगा इसके, तो ये आगे राइट है और ये पीछे लेफ्ट। तो देख लो अब ये लेफ्ट हो गया ना, तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बायां, और राइट का मतलब दायां। तो राइट कहाँ हो गया, ये ऊपर साइड हो गया दाहिना। और ये मुंह देखो किस तरफ है सेना का, मानसिंह की इस तरफ। इस प्रकार से लेफ्ट राइट देखते हैं। जब कभी रीजनिंग पढ़ाऊंगा ना आपको, कभी मौका मिला मान लो फर्स्ट ग्रेड के बैच में कहीं पर, तो आपको लेफ्ट राइट बहुत अच्छे से बताऊंगा, है ना। तो ये चीज है। अब ये बायां भाग आ गया। अब कौन कौन किस किस को हैंडल कर रहा है वो स्थिति देखिए आप यहाँ पर। अब मैं नाम लिखता हूं कि दाहिने भाग में कौन है, बाएं में कौन है, इनके अरावल में कौन है, इनके अरावल में कौन है, ठीक है। देखिए मैं जो ये योद्धाओं के नाम यहां ना लिख कर आपको सीधे नोट्स में बता देता हूं, क्योंकि नोट्स में मेरे ऐसे स्ट्रक्चर बना के पूरा लिखा हुआ है। अभी मैं यहां पर लिखूंगा तो इतना स्पेस भी नहीं है और टाइम भी लगेगा। तो देखिए आप ये योद्धाओं की स्थिति ये रही। अब देखो यहां पर सेंटर में कौन है, प्रताप। और हरावल सेना है जो आगे का भाग है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं हकीम खां सूरी, और इसकी सहायता करते हैं स्लोम्बर का किशन दास और सरदारगढ़ का भीम सिंह। तो ये हरावल सेना की स्थिति है। और इसके हरावल सेना की स्थिति क्या है, मानसिंह के, मानसिंह भी सेंटर में, और इसके हरावल सेना में है सैयद हासिम, वो है वो सबसे आगे हैं। जो सैयद हासिम है ना वो सबसे आगे हैं।
और आसफ खान है इनके साथ, और जगन्नाथ कछावा भी है। पीछे जो चंदावल भाग है उसमें पूंजा है, और इसके चंदावल भाग में मेहतर खां है। और बाएं साइड जालाबिदा और मान सिंह सोनगरा, और दाहिनी साइड है बामासा, ताराचंद और राम सिंह। और इनके दाहिने साइड सैयद अहमद, और बाईं साइड है गाजी खां, बख्शी, लूणकरण। तो ये थी इनकी योद्धाओं की स्थिति। इसके बाद में इनके बीच में भयंकर युद्ध होता है। बताते हैं युद्ध की शुरुआत, और जो पहला आक्रमण था वो महाराणा प्रताप का, जो हरावल सेना का वीर सेना नायक हकीम खां सूरी है। जब जैसे कि सेनाएं आमने सामने आ गई तो भाई शुरुआत किसने की, तो शुरुआत की थी महाराणा प्रताप साइड से हुई थी शुरुआत। तो पहला आक्रमण मतलब पहली तलवार तीर भाले सब महाराणा प्रताप की साइड से चले, और महाराणा प्रताप की साइड से भी सबसे आगे जो सेना में हरावल भाग होता है उसको सबसे आगे का भाग बोलते हैं, और उसका नेतृत्व कर रहा था हकीम खां सूरी, जो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था। उसने पहला धावा बोला और हरावल सेनाएं आपस में टकराई, भयंकर तरीके से युद्ध हुआ। बोलते हैं कि प्रताप के जो वीर सेना नायक हकीम खां सूरी का इतना जोरदार हमला था कि जो मुगल सेना है वो भाग खड़ी हुई, और इस भागती हुई सेना पर दोनों ओर से और आक्रमण किया गया। इधर से जो ये भामाशाह जिन्होंने पेशों की सहायता की थी उन्होंने भी जोरदार आक्रमण बोला, और इधर से जालाबिदा जो बाद में राणा प्रताप का मुकुट धारण करेगा उसने भी जोरदार आक्रमण किया। तो ये दो तरफा आक्रमण से मुगल सेना पूरी की पूरी भाग खड़ी हुई। और बताते हैं कि जो पहाड़ी एरिया था यहाँ का, पहाड़ी एरिया में लड़ने की जो कला है वो महाराणा प्रताप के पास बहुत अच्छे से थी, और जो अकबर है उसकी जो सेनाओं ने अभी तक युद्ध है वो मैदान में ही किया था। तो इस वजह से सेना भाग खड़ी होती है। और बताते हैं कि भागती हुई सेना में ये जो मेहतर खां है ये अफवाह फैलाता है। क्या फैलाता है? अफवाह के बोले कि भागो मत, अकबर स्वयं जो हमारे जो राजा हैं सम्राट हैं वो स्वयं एक बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। ये झूठी अफवाह कौन फैलाता है? मेहतर खां। इससे मुगलों की भागती हुई सेना रुक जाती है और वापस संगठित होकर फिर से क्या करती है? आक्रमण करती है। बोलते हैं कि जब ये पहला वार हुआ, युद्ध शुरू हुआ, तब ये संकरी जगह पर थे, संकरा स्थान था। और जैसे जैसे युद्ध चलता गया और बाद में जब ये सेना भागी और वापस युद्ध शुरू हुआ, तब ये सेना कौन सी जगह पर आ गई? खुले मैदान में आ गई। अब बताते हैं कि भयंकर युद्ध हुआ इनके बीच में, और इस बार पलड़ा भारी किसका रहा? मान सिंह का रहा। बोले कि प्रताप को तो एक ही दिमाग में था कि इस मान सिंह को उड़ाना है, ठीक है। तो बताते हैं कि प्रताप बहुत ही शानदार योद्धा थे, इतने मतलब तेजी से लड़ते थे। बताते हैं कि प्रताप सेना में जहां पर कूद जाते, जहां पर उतर जाते अपने जो घोड़ा लेकर, तो बताते हैं कि वहां पर पूरा मैदान कर देते थे। मतलब जैसे 20-25 सैनिकों के झुंड में घोड़ा लेके कूदे तो वहां सब साफ। तो बोलते हैं ऐसे पूरी सेना को चीरते हुए सीधा कहाँ आ गए? ये महाराणा प्रताप मान सिंह के आगे। और मान सिंह बोलते इतनी तेजी से आया चेतक, और इतने सैनिकों को मारते हुए राणा प्रताप अकेले ही मुगल सेना के बीच में घुसकर और मान सिंह को चारों तरफ से घेर लिया, और मान सिंह की तरफ भाला दिखाते हुए इसके चारों तरफ घोड़ा घुमाया और बोला कि लो मान सिंह, आ गया मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए, दिखाओ अपनी वीरता, आप कितने वीर हो, लड़ो मुझसे। तो बताते हैं कि इतना बोलने पर मान सिंह के तो होश उड़ गए, क्योंकि लड़ने की क्षमता राणा प्रताप स्वयं अपने, देखो इनकी जो मूर्तियां वगैरह देखना कितने बलवान थे, 80 किलो का हाथ में भाला। और इतने में ही जो प्रताप की जो था घोड़ा चेतक, उस चेतक के आगे क्या लगाई थी? जो सूंड थी हाथी की। हाथी कंफ्यूज हो गया कि यार ये कैसा हाथी है, इतनी तेजी से दौड़ रहा है इधर उधर। और इतने में ही चेतक ने पांव रखे इसके हाथी के ऊपर सूंड पर, और महाराणा प्रताप ने अपना 80 किलो का भाला फेंका मान सिंह पर। और मान सिंह ने इधर क्या, जैसे ये मान सिंह का हाथी था तो उसके दोनों तरफ ऐसे होद टाइप बने हुए थे। होद मतलब ऐसे समझ लो आप, बड़े बड़े लोहे के ऐसे बक्से, उनमें वो मान सिंह कूद गया। इतने में कूद गया तो वो बच गया उस भाले के वार से, वरना वहीं के वहीं मार देते मान सिंह को, ये महाराणा प्रताप है जो। और इतने में ही जो ये मान सिंह का हाथी था उसकी जो सूंड के ये दो दांत वगैरह थे, यहाँ पर तलवारें लगाई हुई थी, तो उससे जो चेतक का पांव है वो कट गया, मतलब घाव हो गया, उस पर धार लग गई। और बताते हैं कि इतने में ही मुगल सेना ने चारों तरफ से किसको घेर लिया? राणा प्रताप को घेर लिया। अब इतना गिरा हुआ देखा किसने? जालाबिदा ने, और इनके जो सहयोगी थे वो सेनापति वगैरह हकीम खां सूरी ने, वो भागते हुए आए इनको बीच में से कि भाई ये अकेले लड़ रहे हैं, चारों तरफ से मुगल सेना ने घेर लिया। तभी जालाबिदा आते हैं और इनको इनसे छुड़वाते हुए बोलते हैं कि प्रताप जो आप हो राणा जी, आप यहाँ से युद्ध से निकल जाइए, आप चारों तरफ से मुगलों से घिर चुके हो, मैं आपका मुकुट धारण करता हूँ भाई,
क्योंकि जैसे कि अब प्रताप है, प्रताप यहाँ से चले जाएंगे और राजा दिखाई नहीं देगा, मुकुट लगाए हुए राणा प्रताप, तो सेना का मनोबल डाउन हो जाएगा। इसलिए झालाविद्या ने प्रताप का क्या किया था, मुकुट धारण किया, प्रताप को खूब समझाया। पहले तो ये माने ही नहीं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे जाऊं, फिर बोले कि आपका जाना जरूरी है, आप रहोगे तो ये आगे संघर्ष जारी रहेगा, आप वापस सेना को संगठित करोगे, हमारे मेवाड़ का जो लोगों का मनोबल डाउन नहीं होगा, आप चले गए तो सब समाप्त है और युद्ध में मरना ही सब कुछ नहीं है। तो ऐसा समझा के और प्रताप को यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, और प्रताप को अब बोलते हैं कि प्रताप यहाँ से युद्ध से निकल गए, झालाविद्या ने मुकुट धारण कर लिया। उसके बाद में मुगलों ने यही समझा कि यही राणा प्रताप है और झालाविद्या यहाँ पर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं लड़ते हुए, इनको मार दिया जाता है। और प्रताप जब यहाँ से घोड़ा लेकर निकले तब बताते हैं कि इनको जाते हुए कोई तो बोलते हैं 2 सैनिकों ने देख लिया, कोई बोलते हैं 4 सैनिकों ने देख लिया। जो भी देखा हो, मुगल सेना के जो कुछ सैनिक थे 4-5, उन्होंने देख लिया कि अरे महाराणा प्रताप तो वो जा रहे हैं देखो घोड़ा लेकर। तो उन्होंने इनका किया पीछा किया और इधर ये घायल चेतक फिर भी दौड़ रहा था। तो बताते हैं कि इधर जैसे गए तो बीच में नाला आया, तो बताते हैं बहुत चौड़ा नाला था, मतलब चौड़ाई ज़्यादा थी। और इस नाले को पहले देख के चेतक थोड़ा पीछे हटा और फिर इससे क्या कर गया, जंप कर गया। ये इतना बड़ा नाला था कि जो आम घोड़े हैं वो पीछे जो मुगलों के आ रहे हैं वो इसको फांद नहीं सकते, लांग नहीं सकते। और ये दूसरी तरफ जाकर चेतक गिरता है और वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है। और यहाँ पर आज के दिन भी चेतक की क्या बनी हुई है, वो क्षत्रिय समाधि, जो भी आप मानो, वो बनी हुई है। ठीक है, और इस दौरान एक और घटनाक्रम होता है कि जब ये सैनिक आ रहे थे, महाराणा प्रताप ने देखा पीछे कि अरे सैनिक आ रहे हैं, तभी क्या होते हैं, ये सैनिक मारे जाते हैं। ये एकदम देखते हैं कि अरे इनको किसने मार दिया, एकदम इनके तीर भाले डाल के मार दिया। तब देखते हैं कि अरे ये कौन है जो ये इनको क्यों मार रहा है, ये तो इन्हीं की सेना का सैनिक लग रहा है, मुगलों का ही है कोई। तब पास आया, तब देखा कि अरे ये तो शक्ति सिंह है। बताते हैं कि जब ये घोड़ा यहाँ पर कूद गया ना, यहाँ पर कूदते ही घोड़े ने प्राण त्याग दिए और महाराणा प्रताप यहाँ सुरक्षित आ गए। और ये मुगल इनको इस नाले को फांद नहीं पाए इनके घोड़े, और शक्ति सिंह ने इनको क्या कर दिया, सैनिकों को मार दिया। फिर शक्ति सिंह आता है इनके पास में, तो पास आते में तब राणा पहचानते हैं कि अरे ये तो मुगल सेना की तरफ से लड़ने वाला मेरा भाई शक्ति सिंह है। तो बोलते हैं कि शक्ति सिंह था तो मुगल सेना में, लेकिन जब मुगलों से गिरा हुआ देखा और जब घायल अवस्था में महाराणा प्रताप को देखा तो उनका जो भ्रातृ प्रेम है वो उमड़ गया। और फिर जब ये सैनिकों को पीछे भागते हुए देख लिया तो शक्ति सिंह ने भी पीछे अपना घोड़ा लगा दिया और बीच रास्ते में इन मुगलों को मार गिराया। तो ये मुगल सैनिक थे, इनको मार गिराया, भले ही उनकी सेना से लड़ रहा हो, लेकिन अपने भाई की रक्षा के लिए इनको मारा। और बोलते हैं फिर यहाँ पर जहाँ ये घोड़े चेतक की मृत्यु हुई, वहाँ पर जहाँ राणा प्रताप और घोड़े सहित यहाँ पर गिरे, वहाँ शक्ति सिंह आया और बोलते हैं कि फिर ये गले मिले, आपस में रोए भी। ऐसी कहानी आती है कि भ्रातृ प्रेम जाग उठा इनका जब राणा प्रताप को घायल अवस्था में देखा। बताते हैं कि फिर शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा दिया महाराणा प्रताप को, बोले कि आप यहाँ से जाओ। तब महाराणा प्रताप यहाँ से आगे एक गांव आता है, उस गांव में जाते हैं। आगे इन्हीं का गांव था, मतलब जो कि राणा प्रताप के अधीन आता था। उस गांव में जाके इन्होंने अपना क्या करवाया, उपचार करवाया। किसने, राणा प्रताप ने। और राणा प्रताप ने अपना उपचार करवाते हैं और वापस कहाँ चले जाते हैं, कुंभलगढ़ साइड चले जाते हैं। ठीक है, कुंभलगढ़। अब पीछे क्या होता है, पीछे बोलते हैं कि जब ये युद्ध हुआ बहुत भयंकर तरीके से, और उसके बाद में ये जो सेना थी महाराणा प्रताप की, इन्होंने युद्ध से हटना ही उचित समझा। बोले कि भाई मर के कोई युद्ध नहीं जीता जाता है ना, हम और रणनीति बनाएंगे और जैसे तैसे होगा हम और युद्ध करेंगे। तो ये चीज़ हुई। इसके बाद में लोग बताते हैं कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा प्रताप की हार हुई। लेकिन देखो हार कब होती है, या तो राजा मारा जाए, तो महाराणा प्रताप अभी जीवित है, और या राजा को बंदी बना लिया जाए, बंदी भी नहीं बनाया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। बताते हैं कि जो भी हो, ये सेना, मेवाड़ की सेना यहाँ से भाग गई, यहाँ से हट गई। और उसके बाद में ये मान सिंह है वो आगे बढ़ता है। बताते हैं कि गोगुंदा की तरफ आता है। वहाँ गोगुंदा में जो जगह थी वहाँ घेरता है इसको, जगह को। जब घेरता है तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं कि ये बोले कि ये काफ़ी दिनों तक यहाँ पर रहता है मान सिंह काफ़ी दिनों तक यहाँ पर था। यहाँ पर घेर के बैठ गया गोगुंदा वाली जगह को कि भाई महाराणा प्रताप यहीं कहीं है, ढूंढो। और उधर महाराणा प्रताप ने सोच लिया कि भाई हम सीधा भिड़े तो इनसे जीत नहीं सकते। तो इन्होंने, महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली अपना ली कि भाई जाओ, जहाँ रात होती मुगलों के सारे सैनिक सोते और ये दावा बोल देते। दावा बोल के जितने 100-200 मारे काटे भाग जाते वापस। इनके पता ही नहीं चलता। अब पहाड़ियों में जो मतलब इनकी आदिवासी वो सेना जो वो एक्सपर्ट लड़ने में,
कहीं से तीर भाला कुछ घुसाया पता ही नहीं चला, वापस पेड़ों में, कहाँ घास में, कहीं घुस गए जंगलों में, पता ही नहीं चलता। पहाड़ियों से आते मार के भाग जाते, पता ही नहीं चलता, सिर्फ मुगलों की लाशें ही लाशें मिलती। अब ये काम हो रहा, और गोगुंदा में ये डेरा डाले हुए बैठे मान सिंह और इसके सैनिक, इनके राशन पानी के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब इनको मालूम ही नहीं कि कौन सा जंगल में से कौन सा रास्ता है, और पहाड़ियों में से कहाँ घुसेंगे तो वापस कहाँ निकलेंगे। इधर से सैनिक घुसते, उधर से लाशें निकलती। तो ऐसा करके मान सिंह को बुरी तरीके से परेशान कर दिया, और मुगल सेना की जो शाही सेना थी उनकी भूखे मरने की नौबत आ गई। तो इन्होंने कहा अब मिलने वाला, यहाँ हाथ लगने वाला कुछ भी नहीं है, और जैसे तैसे छुपते छुपाते वापस कहाँ आए, अजमेर आए। अजमेर आते ही मान सिंह को बोला अकबर ने कि कुछ हाथ लगा क्या? हाँ हाथ लगा। क्या लगा? बोले कि ये राम प्रसाद है। राम प्रसाद कौन था? महाराणा प्रताप का हाथी था। बोलते हैं कि महाराणा प्रताप के हाथी को मतलब इसको काबू में कर लिया था मान सिंह के जो महावत वगैरह थे उन्होंने, और इसको पकड़ कर कहाँ लेके आ गए? अजमेर। तो बोले क्या करूं हाथी का? राणा प्रताप कहाँ है? कि साहब वो तो हाथ नहीं लगे। कि बोले मारा? कि मारा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगे। कि हाथ ही नहीं लगे। तो बोले फिर मान सिंह से ये नाराज हो जाता है अकबर है, और बोलते हैं कि इसको राज दरबार में आने पर भी कई इतिहासकार बताते हैं कि पाबंदी लगा दी। फिर आगे जाके जब अब देखना, थोड़े दिनों बाद में अकबर आएगा यहाँ पर वापस आक्रमण करने, स्वयं आएगा, क्योंकि अकबर के भी ये बात है, वो दाल है वो गली नहीं, ठीक है। तो वो खुद आएगा, फिर उसको पता चलेगा कि अरे महाराणा प्रताप कौन है, तब ये इसको माफ करेगा कि अरे सही सही यार, तूने, तेरे वो हाथ नहीं लगा, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो मेरे भी हाथ नहीं लगा। तब इसको वापस जाके अकबर क्या करता है? माफ करता है। तो बोलते हैं मान सिंह से अकबर नाराज हो गया कि तुम भी इसको इस पर शक करने लगे कि शायद ये उसके साथ मिला हुआ हो, महाराणा प्रताप को इसीलिए इसने छोड़ा हो कि वो राजपूत, ये भी राजपूत, उसको भगा दिया, उसको मारा क्यों नहीं? वो जब भाग रहा था तब पीछा करके मारना चाहिए था। अरे मान सिंह बोले कि साहब आप देखना, जब कभी सामने आएगा ना तब आपको पता चलेगा। 80 किलो का तो भाला मारता है, वो तो ठीक है बच गया, वही खूब है। और इधर अकबर के भी वो एक किस्सा सुना आपने कि अकबर ने एक बार, अकबर कहीं जा रहा था कोई तीर्थ के लिए, तब बताते हैं कि एक वो जो ज्योतिष थे उन्होंने बताया कि आप महाराणा प्रताप से कभी आमने सामने की लड़ाई में मत भिड़ जाना, है ना, वरना वो छोड़ेगा नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देगा। महाराणा प्रताप से आमने सामने की लड़ाई में कभी मत भिड़ना। तब ये बात भी रिकॉल हुई कि अरे बात तो सही बोल रहा है, कि मुझे भी एक बार बोला था ज्योतिष ने कि भाई आप आमने सामने की लड़ाई में मत भिड़ जाना। तो ये बात होती है। और आगे वापस सिर्फ हाथी हाथ लगा और कुछ हाथ नहीं लगा। तो यहाँ तक की स्टोरी हम एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं अच्छे से। अभी जितनी देखो, ये एक तो यहाँ पर समझाई, और एक ये यहाँ पर या मैंने जो स्टोरी बताई ना सारी, ये सारी की सारी स्टोरी है वो हम एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तक तो हमने पिछले पार्ट में नोट्स पढ़े थे, अब ये आज वाले पार्ट के नोट्स देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप 1572 से 97, जन्म 9 मई 1540 ईस्वी, नैनसिरी ख्यात के अनुसार। जन्म स्थान बादल महल कुंभलगढ़। पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई। राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को, और इसका समारोह रखा गया था कुंभलगढ़ में। पत्नी थी अजमदे पंवार। प्रताप का बचपन का नाम कीका था। प्रताप के तलवार कृष्णदास चुंडावत ने बांधी। राजमहलों की क्रांति। उदय सिंह द्वारा अपनी जैसलमेर की रानी भटियाणी धीरबाई के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, जबकि हकीकत में हकदार प्रताप था। उसके बाद सरदारों द्वारा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला गया। अकबर ने जगमाल को जहाजपुर व आंधी की जागीर दी। इसके बाद अकबर ने सोचा सभी से युद्ध करने से अच्छा है प्रत्येक शासक से अधीनता स्वीकार करने के बारे में पूछ लें, जो नहीं माने तो फिर युद्ध करें। राजपुताने का पहला शासक भारमल था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। भारमल का बेटा भगवंत दास का बेटा मान सिंह, ठीक है। महाराणा प्रताप को अधीनता या संधि के लिए प्रस्ताव लेकर जाने वाले दूत JMBT, ये शॉर्ट में याद रखने के लिए। जलाल खान कोर्ची गया सबसे पहले नवंबर 1572, बाद में गया मान सिंह जून 1573, भगवंत दास गया अक्टूबर 1573, टोडरमल गया दिसंबर 1573। लेकिन बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वे चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा लेंगे तब तक न थाली में रोटी खाएंगे और न ही बिस्तर पर सोएंगे। तो अब इतना भाई इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, तो अब चित्तौड़ को तो छुड़ाना ही था, क्योंकि ये शासक बन गए तो भी राज्याभिषेक वगैरह कुंभलगढ़ में कर दिया, लेकिन चित्तौड़ अभी भी मुगलों के पास ही था। अब देखो हल्दी घाटी का युद्ध 18
और 21 जून 2 डेट मिलती है 1576 को। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से रवाना। पहला पड़ाव मानसिंह का मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, दूसरा पड़ाव मोलेला राजसमंद में। प्रताप का पहला पड़ाव गोगुंदा में और दूसरा पड़ाव लोसिल गांव में। और ये लोहे सिंह गांव भी लिखा हुआ आपको कहीं कहीं पर मिलेगा। हल्दी घाटी है, ये जो जगह है वो गोगुंदा और खमनोर के बीच का स्थान है। और हल्दी जैसे येलो कलर के कारण क्या कहलाती है? हल्दी घाटी। राणा प्रताप के सहयोगी कौन थे? हकीम खां सूरी सेनापति था। राम सिंह तंवर ग्वालियर वाला। पुंजा राणा भील, झाला मान, झाला बीदा, मान सोनगरा, बहन सोनगरा, रावत कृष्णदास चुंडावत, भामासा और ताराचंद ओसवाल, ये इनके मेन सहयोगी। और अकबर के सहयोगी मान सिंह स्वयं प्रधान सेनापति, आसफ खां दूसरा सेनापति, अल बदायूनी इतिहासकार और इसका ग्रंथ मुंतख्वे उत त्वारीख, माधो सिंह भानगढ़ वाला लूणकरण से वो था अपने सांबर वाला लूणकरण, जगन्नाथ कछावा जो मान सिंह का चाचा, और हाजी मीर बख्शी खान और मैत्र खान ये अफवाह फैलाने वाला। और ये सहयोगी। और युद्ध में योद्धाओं की स्थिति, ये योद्धाओं की स्थिति जो मैंने आपको बता दी, रब कर लूँ, ये लो ये रब, ये योद्धाओं की स्थिति, ये आपको मैंने सारी समझाई दी कि कौन कौन किस किस तरफ से नेतृत्व कर रहा था। तो इस प्रकार ये युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध के परिणाम मैंने बता दिए। हाथ कुछ लगा नहीं। मान सिंह के सिर्फ एक राम प्रसाद नाम का जो हाथी था उसको पकड़ कर ले गया और प्रताप स्वयं को कैद नहीं कर पाया, प्रताप को मार नहीं पाया। तो ये चीजें होती है। और बताते हैं कि राम प्रसाद हाथी को भी जब अकबर के पास वहां ले जाया गया तो बोलते हैं कि उसने न तो मुगलों का खाना खाया और न ही पानी पिया और वहीं पर दम तोड़ दिया। तब अकबर को भी ऐसे मतलब आश्चर्य हुआ कि अरे जिसका मैं हाथी अपना गुलाम नहीं बना पाया, हाथी को ही गुलामी स्वीकार नहीं करा पाया, तो उसके स्वामी को मैं क्या खाक अपने अधीन कर पाऊंगा। तो ये चीज थी। अब इसके बाद में आगे क्या क्या अभियान हुए, कौन कौन यहाँ आते हैं, अकबर सेना लेकर कब आता है, कितनी तारीख को आता है और कैसे कैसे अकबर और राणा प्रताप का संघर्ष आगे जारी रहेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके जो ये नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको। और आपको और भी कोई आपके क्वेश्चन हो या आपका कोई सजेशन हो, कुछ भी आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो व्हाट्सअप नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को आप लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपके ग्रुप व्हाट्सअप वगैरह जहाँ पर भी हो वहाँ शेयर करना और माउथ पब्लिसिटी भी करना। भाई अपने आसपास के लोगों को बताना कि भाई 2nd ग्रेड की फ्री तैयारी करवाई जा रही है, किसी का घर रोशन हो तो उसमें क्या बुराई है ना। मेरी मेहनत भी सभी लोगों तक पहुँचे, तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देना ताकि जल्द से जल्द हमको लाइव आने की परमिशन मिले। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।